हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जिसमें हमारा 4th चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, तो उसी के प्रश्न उत्तर को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट सेशन में जितने क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को समझाए गए थे वो होपफुली आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे और पढ़े होंगे। ठीक है, आज के सेशन में एक बार लास्ट सेशन के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और फिर कुछ और नए प्रश्नों को यहाँ पर जानेंगे। ओके, चलिए। तो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन देखा था, धातु और अधातु में क्या अंतर है, इनके भौतिक गुणों के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो हमने देखा था कि जो धातु होते हैं उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि आघातवर्ध्यता, तन्यता, ये सुचालक होते हैं विद्युत और ऊष्मा के। इसके अलावा कठोर होते हैं ज्यादातर धातुएं, और जनरली ठोस अवस्था में ये पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी हमने यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। इसके अलावा चमक इनमें होती है, लस्ट्रस शाइन की बात कर रहे थे, और सोनोरस होती हैं, यानी कि ध्वन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। तो ये सारे गुण वहां पर धातुओं में थे। इसी के विपरीत अधातुओं में ये सारे गुण विद्यमान नहीं होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, जिनमें हम क्या कहते हैं कि धातु जो होती हैं उनमें तो आभा होती है, एक चमक होती है, लेकिन अधातुओं में वो चमक विद्यमान नहीं होती है। ठीक है, वो डल होते हैं दिखने में। वहीं जो अधातु होती है वो कुचालक होती है विद्युत और ऊष्मा की। साथ ही साथ क्या देखते हैं हम कि जो अधातुएं होती हैं उनमें आघातवर्ध्यता का गुण भी नहीं है, वो उनमें भंगुरता पाई जाती है, उनको अगर पीटा जाता है तो उनका चूरा हो जाता है। ठीक है, तन्यता का गुण वहां पर नहीं है अधातुओं में, तो उनकी पतली तार भी नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, उनकी रिंगिंग बेल्स भी नहीं बनाई जा रही है अधातु की। क्यों? क्योंकि उनमें बजने की वो वाली एक अलग सी ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है उनमें। ठीक है, तो ये सारी धातु और अधातुओं में हमने क्या देखे थे? अंतर देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? व्हाट हैपन व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, ऑल्सो राइट द इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन भी देखी थी कि कॉपर जब नम हवा से अभिक्रिया करती है तो वहां पर क्या बनाती है? कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में कॉपर की कार्बोनेट बनती है। क्यों नम हवा से तात्पर्य है? नम यानी कि H2O है, जल, और साथ में हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो आपका कॉपर जल यानी वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CuOH का होल ट्वाइस आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड CuCO3 कॉपर का कार्बोनेट बनाती है। इसकी हमने रिएक्शन भी देख ली थी। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हवा की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है, हवा की उपस्थिति से तात्पर्य है ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ रही है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से जुड़ेगी तो वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, वहां पर कैसे? व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम निकलती है, सफेद ज्वाला निकलती है, लौ निकलती है, और साथ में लास्ट में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस वहां पर बनता है। ठीक है, चलिए, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो हमने देखा था जो धातुएं होती हैं वो अलग अलग तरह से जल से अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ को गर्म करना पड़ता है, यानी पानी को गर्म करेंगे तो वो गर्म पानी से करेगी, कुछ स्टीम से, भाप से रिएक्ट करती हैं। वहीं पर कुछ धातु ऐसी हैं जो पानी से किसी भी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, और हमने कहा था अधातुओं की बात करें तो अधातुएं आपकी जल से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन था। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यहाँ पर बतानी। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो अधातु के ऑक्साइड बनते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो कैसे होते हैं? वो आपके एसिडिक होते हैं नेचर में, यानी कि अम्लीय प्रकृति उनकी वहां पर होती है। बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन इग्निशन। लेकिन जो ज्यादातर धातुएं हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करती है, नॉन मेटल जो होती है अधातुएं। ठीक है, बल्कि वो कब करती हैं? इग्निशन टेम्परेचर पर जाकर ही रिएक्शन देंगी। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर हमने देखा था कार्बन का और सल्फर का एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वही सल्फर ऑक्सीजन से जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देन हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो नॉन मेटल और जो आपके मेटल्स होते हैं वो एसिड से किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। तो हमने देखा था धातु जो होती है, हमें पता है धातु जब एसिड अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो धातु का लवण बनता है, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ओके। जैसे हमने जिंक का एग्जांपल लिया था, जिंक HCl से, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जुड़ करके ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड जो कि एक जिंक का लवण है, जिंक हो गया धातु, धातु का लवण है, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है वहीं पर, और ये जो गैस निकलेगी ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, जलती है, ठीक है। और there are some metal like copper, silver, gold and platinum that do not liberate हाइड्रोजन विद एसिड, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि क्या नहीं करती, एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, और क्योंकि नॉन मेटल के बारे में भी पूछा गया है कि नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नॉन मेटल होती हैं, अधातुएं होती हैं, वो एसिड से जनरली रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद बेसिस। अब क्षार की बात हो रही है कि मेटल्स और नॉन मेटल बेस के साथ, किसी क्षार के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ज्यादातर मेटल्स यानी धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। However, some metals like aluminium, lead and zinc react with strong bases like sodium hydroxide to make complex salt and hydrogen, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली तो ज्यादातर धातुएं अभिक्रिया नहीं करेंगी, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जो कि बेस यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं, और वहां पर वो क्या बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाती हैं, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है। एंड जनरली नॉन मेटल का भी चूंकि पूछा गया है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ये क्या करती है, ये भी क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती। समटाइम सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन नॉन मेटल्स एंड बेसिस, ठीक है। तो क्या हो गया, ज्यादातर धातुएं अभिक्रिया नहीं कर रही है बेस से, क्षार से, ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं अभिक्रिया कर रही हैं, तो वो क्या कर रही है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रही है धातु का, और साथ में हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है। वहीं पर किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल यानी अधातुओं की बात कर रहे हैं, तो अधातु भी क्षार के साथ जनरली सामान्य रूप से अभिक्रिया नहीं कर रही है सारी, लेकिन कुछ कुछ कर रही हैं, तो वो भी क्या बना रही है, वो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दे रही हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से आंसर। धातु और अधातु किस प्रकार क्षारों से अभिक्रिया करते हैं। अधिकांश धातुएं क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, हालांकि एल्यूमिनियम, सीसा और जस्ता जैसी कुछ धातुएं जटिल लवण और हाइड्रोजन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मजबूत क्षार, या आप क्या कहेंगे, प्रबल क्षार, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, प्रबल क्षार, प्रबल क्षारों के साथ प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करती हैं। सामान्यतः अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, और कभी कभी अधातुओं और क्षारों के बीच कुछ जटिल अभिक्रियाएं होती, ठीक है। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल, ठीक है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और उसका एक उदाहरण भी देना है, ठीक है। चलिए, a chemical reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal is called displacement reaction. For example, when zinc reacts with copper sulfate, zinc replaces copper, being it more reactive than copper. The equation is Zn plus CuSO4 is equals to ZnSO4 plus C. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया इससे, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाई थी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले ले, हमारे पास है कोई XY एक कंपाउंड है, ठीक है, XY है, जिसमें कि X आपकी क्या है, धातु, ठीक है, धातु का लवण है, ये समझ रहे हो, मेटल का सॉल्ट है, ये धातु का लवण है, जिसमें X क्या है, आपका धातु है। इसमें हम एक और धातु मिला रहे हैं जो कि आपकी Z है,
ठीक है, अब दो धातुएं हो गई यहाँ पर, क्या, एक हो गई X और दूसरी हो गई Z। ठीक है, धातु कौन कौन सी है, धातु यानी मेटल, धातु कौन सी है, एक आपकी X है और दूसरी है Z, दो धातुएं हो गई। हमने कहा XY X का सोल्यूशन, XY क्या है, X का विलयन है, XY में हम Z मिला रहे हैं, कोई सोल्यूशन था आपके पास XY, उसमें आपने Z डाला है, X भी धातु है और Z भी धातु है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये Z इस X को विस्थापित कर देती है, कब करती है, जब ये Z क्या होगी, ज्यादा अभिक्रियाशील होगी X की तुलना में, क्या होगी, Z आपकी अधिक अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, किससे, X से, समझ रहे हो ना, Z क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है X। जब ये ज्यादा अभिक्रियाशील है तो ये Z यहां आ जाएगी सोल्यूशन में और इस X को हटा देगी, तो अब क्या बन जाएगा, Z अपना सोल्यूशन बना लेगा ZY का और प्लस X अलग हो जाएगी। तो इसने क्या किया, इस Z ने X को विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है, समझ रहे हो, Z ने X को विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है, इसीलिए इस अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए, ये कब हुआ, जब हम कह रहे Z X से अधिक अभिक्रियाशील है, समझ गए। अगर Z X से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होती, यानी कि X अब ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये Z अगर XY में चले भी जाए तब भी वो उस XY सोल्यूशन का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, यानी कि वो वहां से XY विस्थापित नहीं करेगी। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, XY का सोल्यूशन वैसे ही रहेगा और Z इसी तरह से सोल्यूशन में पड़ेगा। समझ गए, इसी को उल्टा करके देख लो, हमारे पास ZY का सोल्यूशन है इस केस के लिए और हम इसमें X डाल रहे हैं, अब तो ZY का सोल्यूशन वैसे ही रहेगा और X सोल्यूशन में वैसे ही पड़ी रहेगी। क्यों, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं Z ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, तो वो तो पहले से ही अभिक्रिया करके जुड़ी हुई, तो X क्योंकि Z से कम अभिक्रियाशील है तो वो X को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने क्या देखी थी, इसीलिए हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, जहां पे अभिक्रियाशीलता के क्रम के आधार पर तत्वों को लगाया गया था, यानी कि जो सबसे ऊपर की धातुएं थी, हम बात किसकी कर रहे हैं, X और Z की बात कर रहे हैं। ठीक है, X Z जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है धातु है, तो हम धातुओं की बात यहां पर कर रहे हैं। तो सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उनके जो अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लगाया गया है। घटते क्रम से क्या समझते हैं, जो सबसे ऊपर की धातु है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि जो सबसे नीचे हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, वो किसी से अभिक्रिया कर ही नहीं रहे या बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। जो कि नीचे की धातुएं कौन कौन सी हैं, आपकी गोल्ड है, वहां पर सिल्वर है, प्लेटिनम है, और ये धातुएं जनरली रिएक्ट नहीं करती। इसीलिए तो जब हम इनकी अभिक्रियाशीलता किसके साथ, वाटर के साथ देख रहे थे ना कि धातुएं किस तरह से जल से अभिक्रिया कर रही है, तो वहां पे हमने बोला था गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, सोना चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं जल से, ना ही उबलते हुए जल से, ना ही स्टीम से किसी भी प्रकार से अभिक्रिया नहीं कर रही। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम जो कि सबसे ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। वो क्या कह रही हैं कि वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर रही हैं और ऐसी अभिक्रिया कर रही हैं कि हम बोलते हैं कि वो पानी के संपर्क में आएंगी तो आग पकड़ लेंगी, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें क्या बताती है कि जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी वो दूसरे के विलयन से, यानी धातु की बात हो रही है, दूसरे के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि CuSO4 यानी XY जिसे हम बोल रहे थे, यहाँ पर X क्या है, ये X है और ये Y। ठीक है, यानी SO4 आपका Y है और Cu क्या है, X है, Zn क्या है आपका Z, उसके अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, Z जो है वो X से ज्यादा अभिक्रियाशील है, पहला केस ये वाला। ठीक है, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए तो वो क्या कर रही है,
यहां से इस Cu को विस्थापित कर रही है और खुद उसका स्थान ले रही है और ZnSO4 बना रही है। समझ गए? तो जिंक ने कॉपर के विलयन से क्या किया? जिंक ने कॉपर के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया है, उसकी जगह स्वयं आ गई है और अपना ही सॉल्यूशन बना लिया है। ठीक है, ये अगर हमारे पास ZnSO4 है, उसमें अगर हम कॉपर डालेंगे तो अभी कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि कॉपर जिंक से नीचे आती है सक्रियता श्रेणी में, यानी कि उसकी अभिक्रियाशीलता जिंक से कम है, जिंक की ज्यादा है। ठीक है ना, हमने क्या कहा? Z की अभिक्रियाशीलता X से ज्यादा है, Z की अभिक्रियाशीलता X से ज्यादा है, इसीलिए ये Z यानी कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि कॉपर क्या है? कम अभिक्रियाशील है जिंक की तुलना में। ओके, क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे आंसर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक अधिक प्रतिक्रियाशील या अभिक्रियाशील जिसे आप कहते हैं धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, विस्थापन प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण, कॉपर की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक कॉपर का स्थान ले लेती है, और जिसमें समीकरण आपको बताई गई है कि Zn प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस C। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, पहले हम देख रहे थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर धातु और अधातु के बीच में अंतर आपको बताना था। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप में यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाता है कि बहुत लॉन्ग में आपको विस्तार से आपको बताने हैं अंतर, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो फिर आपको इसी प्रकार से एक तरफ प्रॉपर्टीज लिखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और फिर क्या लिख लेंगे? मेटल नॉन मेटल, यानी कि ये हो गए भौतिक गुण, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे भौतिक गुण आएंगे, जो जो भौतिक गुण वहां पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी धातु आ जाएगी एक टेबल में, धातु के भौतिक गुणों के बारे में लिखोगे, और दूसरी टेबल में आपके किसके बारे में आ जाएगा? अधातु के गुणों के बारे में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चे जो गुण आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे धातु में वो गुण विद्यमान है या नहीं, और फिर अधातु में उस गुण की आप व्याख्या करेंगे। समझ रहे हो? जैसे पहला गुण है मैलिएबिलिटी, यानी आघात वर्ध्यता या आघात वर्ध्य जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो आघात वर्ध्यता आपको पता है धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो धातुएं क्या होती है? आघात वर्ध्य होती हैं। एक्सेप्शन किसका दिया है? मरकरी का, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में पाई जा रही है ज्यादातर सामान्य तापमान में। ठीक है, और नॉन मेटल जो होती है अधातु, उनमें ये गुण विद्यमान नहीं होता है। वो तो क्या होता है? ब्रोकन इनटू पीसेस, यानी कि उनको प्रेशराइज किया जाता है तो उनके तो चूरा हो जाता है या टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पर ये मेटल्स धातुएं क्या करती हैं? उनको अगर हथौड़े से पीटा जाएगा तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये गुण विद्यमान है। दूसरा क्या है? सोरोरिटी, यानी ध्वन्यता का गुण, यानी कि एक एबिलिटी, एक क्षमता जिसके कारण क्या हो रहा है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो आपका मेटल्स में प्रेजेंट होती है, इसीलिए उनकी रिंगिंग बेल्स बन रही है। जबकि नॉन मेटल्स कैसी होती है? नॉन सोनोरस होती है, उनमें वो गुण विद्यमान नहीं है। ठीक है, देन डक्टिलिटी थर्ड, यानी कि तन्यता। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था, मेटल्स आर डक्टाइल, ये तो कैसी होती है? तन्य होती है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसीलिए उनकी क्या बनाई जा रही है? तार बनाई जा रही है। और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये कैसी हैं? ये अतन्य है या ये तन्य नहीं है, इसीलिए इनकी तार भी नहीं बनती। ओके, देन
लस्टर यानी कि आभा, चमक जिसे हम कहते हैं। तो धातुएं क्या हैं? धातुएं हैं आपकी लस्ट्रस यानी चमकदार है, जबकि ये चमकदार नहीं है, ये कैसी है? नॉन लस्ट्रस है। एंड डल इन अपीयरेंस, बहुत डल सी दिखाई देगी, ठीक है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और आयोडीन, क्योंकि ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या होती है? चमक होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा तत्व बताइए, ऐसी अधातु बताइए जिसमें कि चमक है, क्योंकि अधातु में तो चमक है ही नहीं, लेकिन कौन सी ऐसी अधातु है जो चमकती है? तो फिर आप लिखते हो आयोडीन, ठीक है। और ग्रेफाइट कौन सा तत्व है? कार्बन का अपर रूप है। तो तत्व पूछा जाएगा तो कार्बन, और आपको डायरेक्ट सब्सटेंस अपर रूप पूछा जाएगा तो आप ग्रेफाइट बताएंगे, ठीक है। और ग्रेफाइट को आप कहाँ पढ़ते हो? जहां आप बोलते हो कि विद्युत का सुचालक कौन सी धातु, कौन सी अधातु, ठीक है। कौन सा नॉन मेटल विद्युत का सुचालक है? क्योंकि आप तो नॉन मेटल्स को क्या बोलते हो कि कुचालक है सभी, उसमें ग्रेफाइट आता है, जो कि पेंसिल में होता है ना, आपकी पेंसिल की लेड जो होती है वो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो ग्रेफाइट की बनी हुई है, वही ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है, जो कि एक अधातु है, कार्बन का फॉर्म होता है ग्रेफाइट। ओके, चलिए नोट करेंगे, फिर आगे और कुछ हम अंतर को देखेंगे। चलिए, और क्या डिफरेंसेस है? हार्डनेस एंड सॉलिडनेस, यानी कठोरता या ठोसता, ठीक है। यानी कि कठोर होंगी, हार्ड होती हैं धातुएं, और ज्यादातर क्या कैसी होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। एक्सेप्शन भी दिया है, सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं कैसी है? कोमल है, सॉफ्ट है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। डायमंड भी क्या है? कार्बन की एक फॉर्म है। तो आप क्या लिखेंगे? जितनी भी अधातुएं होती हैं वो ज्यादातर कैसी हैं? वो ज्यादातर आपकी सॉफ्ट है, लेकिन इनमें एक्सेप्शन है कि कार्बन का एक अपर रूप जो कि क्या है? आपका डायमंड है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है, हार्ड। जो कठोरतम पदार्थ आप बोलेंगे, कठोरतम सब्सटेंस, उसमें डायमंड आता है, ठीक है, जो कि एक अधातु का अपर रूप है, ठीक है। अधातु कौन सी है? कार्बन है। क्लियर? चलिए, 6 कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। तो ये हम जानते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है, और ये कुचालक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है ग्रेफाइट, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ग्रेफाइट क्या होता है? आपका सुचालक होता है, जो कि एक अधातु है, लेकिन फिर भी सुचालक का काम कर रहा है विद्युत के लिए, ठीक है। डेंसिटी यानी घनत्व, तो मेटल्स का घनत्व ज्यादातर हाई होता है। एक्सेप्शन लिथियम, लिथियम ऐसी धातु है जिसका घनत्व क्या है? कम है। जबकि नॉन मेटल्स आर लो डेंसिटी, इनका घनत्व कैसा है? कम है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपके मेल्टिंग पॉइंट हो गया गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? क्वथनांक। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे? उच्च होंगे। उच्च से क्या समझते हो? यानी कि बहुत ज्यादा तापमान दिया जाएगा तब ये पिघलेंगे, और बहुत ज्यादा तापमान देने पर ही ये द्रव अवस्था से वाष्प में बदलेंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। तो इनके निम्न बॉइलिंग और आपके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, समझ रहे हो। जैसा हम कहते हैं लोहा एक मेटल है, तो आपने देखा है लोहा को जनरली जो नॉर्मल टेम्परेचर दिया जाता है उसमें वो पिघलता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा तापमान दोगे तो वो पिघलना शुरू करेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? उच्च है। तो लोहा क्या है? मेटल होती है, धातु। वहीं पर हम क्या कहते हैं? हम जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट वाली चीजें देखते हैं, जब आप प्लास्टिक की बात कर रहे हैं या किसी अन्य अधातु की बात कर रहे हैं, तो वो कम तापमान पर ही पिघलना शुरू हो जाएगी, कम ही तापमान पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाष्प में बदल जाएगी। तो वो क्या है? निम्न तापमान पर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं बच्चों? निम्न है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब किसकी बात हो रही है? रासायनिक गुणों।
पहले हमने भौतिक गुणों के आधार पर उनको क्या किया था, डिस्टिंग्विश किया था, यानी अंतर स्थापित किए थे। अभी क्या कर रहे हैं, जो रासायनिक गुण हैं, यानी कि किस चीज से जुड़ करके किस प्रकार से अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके आधार पर क्या किया जाएगा, धातु और अधातु को वर्गीकृत किया जाएगा, या आप क्या कहेंगे, अंतर स्पष्ट किया जाएगा, डिफरेंस बताएंगे हम उनमें। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया भी आ सकती है। ठीक है, मेटल्स क्या हो गई, सेम वही धातु, नॉन मेटल्स हो गई आपकी अधातु। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, O2 से अभिक्रिया, यानी अगर मेटल या नॉन मेटल अभिक्रिया करेगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, तो हमने देखा था मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल अधातु कैसे बनाती है, ऑक्साइड, अम्लीय बनाती है, अम्लीय प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, बनेंगे ऑक्साइड, लेकिन धातुओं की क्षारीय प्रकृति होगी, धातुओं के ऑक्साइड की, और अधातुओं के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होगी। ठीक है, देन रिएक्शन विद H2O, यानी H2O से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया करके मेटल क्या दे रहा है, ऑक्साइड दे रहा है और हाइड्रो ऑक्साइड दे रहा है। धातु क्या दे रही है, या तो धातु के ऑक्साइड बन रहे हैं या धातु के हाइड्रोक्साइड, जबकि यह अभिक्रिया नहीं करेगी। कौन, अधातु। ओके, वहीं पर रिएक्शन विद एसिड, अम्ल से अभिक्रिया, तो आपको पता है मेटल जो होती है वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देती है, मेटल के सॉल्ट देती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, salt along with evolution of hydrogen gas. जबकि non metals do not react with acid except sulfur which react with hot concentrate acid. ठीक है, सल्फर आपकी जो होती है वो एसिड से रिएक्ट करती है, जो कि एक अधातु है। हमने कहा जनरली तो अधातु रिएक्ट नहीं करेंगे अम्लों से, ठीक है, लेकिन सल्फर रिएक्ट करती है, लेकिन कैसे, हॉट, मतलब जब गर्म होगा, ऊष्मा देंगे और साथ साथ आपका कंसंट्रेट होना चाहिए, सांद्र एसिड होना चाहिए, सांद्र अम्ल होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ देन बेस, क्षार से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया किस प्रकार होगी, तो हमने देखा था कि मेटल्स, धातुएं और अधातुएं दोनों ही जनरली अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हमने देखा था कि कोई कोई धातु स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, however some metals like aluminium, lead, zinc react with strong bases like NaOH to form complex salt and hydrogen gas. Okay, generally non metals do not react with bases, sometimes some complex reaction takes place between non metals. ठीक है, एंड बेसिस, तो हम क्या कह रहे हैं, अधातु ज्यादातर आपके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि ज्यादातर अधातुएं अभिक्रिया नहीं कर रही हैं, लेकिन जो कर रही हैं वो कॉम्प्लेक्स आपके स्ट्रक्चर्स देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वहां पे होंगी। तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन जहां हमने अलग अलग देखी, यहाँ पर हमने उनको कंपेयर कर लिया आपस में। ओके, तुलना कर ली है, तो यही आपको करना होता है, अंतर में दोनों की प्रॉपर्टीज की तुलना करनी होती है। ठीक है, चलिए आंसर नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेन यूजेस ऑफ मेटल्स, हाउ आर मेटल्स यूजफुल टू अस। तो धातुओं के क्या क्या उपयोग है, तो ड्यू टू देयर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि चालक है तो इनकी तार बनाई जाएगी। कुकिंग वेसल्स, इलेक्ट्रिसिटी की वायर के अलावा खाने के बर्तन धातु के बनते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, स्टील आर यूज्ड इन वेरियस टूल्स, मशीनरी, पाइप्स। अब आपको धातुएं कहाँ नहीं दिख रही है, आपके आसपास सभी जगह धातुएं विद्यमान है, तो जहां भी आपको दिख रही हैं वहां आप इनके उपयोग लिख लेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम का उपयोग फूड रैपिंग में हो रहा है, और मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनका क्या हो रहा है, ज्वेलरी बनाई जा रही है, और जिंक जैसी धातुओं का यूज गैल्वेनाइजेशन में हो रहा है, क्रोमियम इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेड इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड बैटरीज। ठीक है, तो इतने सारे धातुओं के उपयोग है। वहीं आपके व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के क्या उपयोग है, अधातुओं के उपयोग, we breathe oxygen which is the basis of life of all living things including human beings, without it no living beings can exist.
अलाइव ऑन दिस अर्थ, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन अधातु है, रेस्पिरेशन में हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। CO2 जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, इज एसेंशियल फॉर प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस, ये सारे फर्टिलाइजर्स के रूप में कार्य करते हैं और आयोडीन का उपयोग होता है आयोडीन सोल्यूशन में। इसके अलावा मेडिसिन बनाने में कई अधातुओं का उपयोग होता है। नॉन मेटल लाइक क्लोरीन, वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन का यूज हो रहा है। ड्यू टू ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इट इज यूज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, उसमें भी क्लोरीन का उपयोग होता है। और कार्बन और नॉन मेटल इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स। कार्बन एक नॉन मेटल अधातु है और इसका उपयोग अधिकतर किसमें किया जा रहा है, ईंधनों में कार्बन पाई जाती है, ठीक है। तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं जैसे, तो वहां तो मेनली कार्बन ही होता है, ओके। तो इतना हमने इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके देख लिए, MCQs देख लिए हैं। होपफुली आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी आने वाले सेशन में हम अपने नए चैप्टर के साथ आएंगे और उसका रिवीजन करेंगे। तब तक आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई भी प्रश्न होगा, आपके मन में कोई डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लोगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।